तो दोस्तों आज का जो टॉपिक है, बहुत सारे स्टूडेंट्स कमेंट सेक्शन में लाखों मात्रा में पूछ रहे थे। ये सवाल है कि हम लोग फॉरेन से कैसे इंजीनियरिंग पढ़ाई कर सकते हैं। अभी तो बता दिए सर आपकी हम लोग यूएस से पढ़ाई कर सकते हैं, लेकिन कैसे पढ़ाई कर सकते हैं वो सब चीज़ जानना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सबसे पहला सवाल आता है, यहाँ पे मैं काफ़ी सारे टॉपिक्स कवर करूँगा, कितना पैसा लगेगा, कौन से अच्छे यूनिवर्सिटीज़ हैं, और आगे का भी मैं बातें करूँगा कि ये जो सीरीज़ है फॉरेन से पढ़ाई करने का सीरीज़ आप लोगों को कैसे मदद करेगा। तो सबसे पहला सवाल आता है कि वाई फॉरेन एडमिशन, कि यार इंडिया में क्या हमारे पास अच्छे अच्छे कॉलेजेस नहीं हैं, अच्छे अच्छे यूनिवर्सिटीज़ नहीं है कि हम लोग सोच रहे हैं फॉरेन में पढ़ाई करने का। जी हाँ, बिल्कुल इसका जवाब नो है, क्योंकि इंडिया में भी काफ़ी सारे अच्छे कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं। बट यहाँ पे जो सवाल आता है कि फ़ॉरेन से क्यों पढ़ाई करें, क्योंकि फ़ॉरेन में थोड़ा सा क्वालिटी ऑफ एजुकेशन अच्छा रहता है, वहाँ पे ईजी एडमिशन होता है। ईजी एडमिशन का मतलब क्या होता है, काफ़ी सारे ऐसे कॉलेजेस होते हैं जहाँ पे एडमिशन के लिए जेईई एडवांस का ज़रूरत नहीं पड़ता। मतलब इंडिया के लिए आपको टॉप कॉलेजेस में जाने के लिए प्रोसीजर थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है। आपको मतलब बहुत अच्छे से पढ़ाई करना पड़ेगा, ज़्यादा अच्छे से मार्क्स लाना पड़ेगा, और तभी आप इतने सालों का मेहनत को कन्वर्ट करके एडमिशन लेते हो आईआईटी एनआईटीज़ वगैरह में। लेकिन वहाँ पे एडमिशन लेने के लिए कुछ छोटे छोटे टेस्ट देने पड़ेंगे, कुछ पैसा खर्च करना पड़ेगा, और फिर आपका एडमिशन हो जाएगा। पैसा खर्च करने का अब गलत मीनिंग मत निकालिए, मैं बता रहा हूँ एग्ज़ाम फ़ीस देना पड़ेगा, क्योंकि एग्ज़ाम फ़ीस वहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा होता है, और उनका जो एडमिशन फ़ीस है, जो उनका ट्यूशन फ़ीस है, वो थोड़ा सा ज़्यादा होता है। अदरवाइज़ बाकी सब एडमिशन आपका प्रोसेस जो रहता है वो थोड़ा ईजी रहता है। प्रोसेस के बारे में बताता हूँ। तो एक एग्ज़ाम आपको देना पड़ता है, वो एग्ज़ाम का नाम क्या है, AILTS। ये एक एग्ज़ाम है, एक इंग्लिश एग्ज़ाम है, जो कि इंटरनेशनल लेवल पे एग्ज़ाम होता है, जिसका फुल फॉर्म द इंटरनेशनल इंग्लिश लैंग्वेज टेस्टिंग सिस्टम होता है। आप इसको गूगल करेंगे तो और डिटेल में जान पाएंगे। मेरा काम यह है कि मैं आप सभी को बता दूं कि ये सारा चीज़ एग्जिस्ट करता है, ताकि आप लोग अपने लेवल पे भी जाके काफ़ी सारा रिसर्च आप खुद भी करें। अब ये एग्ज़ाम से आपके कनाडा के, यूएस के काफ़ी सारे कॉलेजेस में एडमिशन हो जाता है, ठीक है। और यूएस के लिए थोड़ा सा और प्रोसीजर रहता है, थोड़ा सा ज़्यादा वहाँ पे डिफ़िकल्टी रहता है एज़ कम्पेयर टू कनाडा, सिंगापुर, जर्मनी, और भी काफ़ी सारे ऐसे कंट्रीज़ हैं। लेकिन अभी मैं पहले आपको बताता हूँ कि इन जनरल कॉमन चीज़ें क्या चाहिए होता है। तो यहाँ तक हमने बात कर लिया कि इजी एडमिशन होता है, AILTS एग्ज़ाम देना पड़ता है। नेक्स्ट चीज़ जो होता है वो होता है लेटर ऑफ रिकमेंडेशन। अब लेटर ऑफ रिकमेंडेशन का मतलब क्या होता है कि यहाँ पे आपका जो स्कूल के टीचर है ना, वो टीचर आपके मार्क्स को थोड़ा सा प्रेडिक्ट करके और लिख के वो रेकमेंड करेंगे, यानी कि जो फॉरेन का कॉलेज होता है वहाँ के लिए आपको लिख के भेजेंगे। अब यहाँ पे सवाल आता है कि हमने तो 12th का एग्ज़ाम अभी तक दिया नहीं है या फिर देने वाले हैं, तो कैसे हमारा मार्क्स पता चल जाएगा फाइनल में कितने आएंगे। तो आप अपने प्रिपरेशन के लेवल पे अपने टीचर के पास जाओगे और बताओगे कि सर आपको क्या लगता है मेरे कितने मार्क्स आ जाएंगे क्लास 12th के बोर्ड एग्ज़ाम में। तो हर टीचर के पास आप जाओगे, बात करोगे, फिर प्रिंसिपल से। ज़्यादा प्रोसीजर डिफ़िकल्ट नहीं होता है। अगर आप चाहते हो वाकई में पढ़ना और आपके पेरेंट्स भी सहमत हैं इसके साथ, आपका स्कूल भी सपोर्टिव है, तो देन बस आपको अपने स्कूल से बात करना है और बिल्कुल सारा प्रोसेस आगे का इजी हो जाएगा। तो कैसे क्या होता है वो तो मैं आपको आगे डिटेल प्रोसेस में बताऊंगा, लेकिन अभी के लिए लेटर ऑफ रिकमेंडेशन, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं LOR, ठीक है। LOR मतलब लेटर ऑफ रिकमेंडेशन। इसके ज़रिए से आपके जो टीचर हैं वो आपके मार्क्स को बताएंगे, वो बोर्ड को बताएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे फॉरेन में पढ़ने का और एक बेनिफिट होता है कि मोर वैरायटी ऑफ ऑप्शंस। मोर वैरायटी ऑफ ऑप्शंस का मतलब क्या होता है कि यहाँ पे इंडिया पे काफ़ी सारे ऐसे फील्ड्स होते हैं, डोमेन्स होते हैं जिसको छोटा ट्रीट किया जाता है, जिसको एक डिग्री के जैसा देखा नहीं जाता, या फिर सोचा जाता है यार जिसको कुछ नहीं आता, जिसके पास कुछ स्किल नहीं है, जो पढ़ाई नहीं करता, नालायक है, वही बस उस फील्ड में जाता है। इंडिया पे ऐसे देखा जाता है आज के डेट पे भी। नो डाउट जब NEP लागू होगा उसके बाद कुछ और चेंजेस हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। NEP का मतलब होता है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, जिसके बारे में मैं काफ़ी बार वीडियोस में बात कर चुका हूँ। अब वैरायटी ऑफ ऑप्शंस मतलब डिजिटल मार्केटिंग मान के चलो, आज के डेट में डिजिटल मार्केटिंग हर किसी को आना चाहिए। इवन मैं खुद बोलता हूँ कि डिजिटल मार्केटिंग आज के डेट में हर किसी को आना चाहिए, चाहे वो एक डॉक्टर है, चाहे वो इंजीनियर है, चाहे वो एक
छोटे से दुकान का मालिक क्यों ना हो, क्योंकि आज के डेट में आपको पता है वर्क फ्रॉम होम हो रहा है, सारा डिजिटलाइजेशन हो रहा है, सारी चीज़ ऑनलाइन शिफ्ट हो रहे हैं। तो वहाँ पे पेमेंट को इंटीग्रेट करना, उसका इंस्टाग्राम पे पेज बनाना, उसके सोशल मीडिया पोस्ट बनाना और एडवर्टाइजमेंट करना, वो सारा आज के डेट में सारा ऑनलाइन है। कोई बाहर घूम नहीं रहा है। तो अगर आप बोर्ड पे एडवर्टाइज करके बाहर चिपकाओगे, कोई देखने नहीं वाला है। सब मोबाइल से आजकल कर रहे हैं, ऑनलाइन ऑर्डर हो रहा है। तो ऐसे ऐसे स्किल्स, मैं ज़्यादा घुस रहा हूँ इसमें डिजिटल मार्केटिंग में, बट मैं बता रहा हूँ ये जो स्किल है ना, यहाँ पे इंडिया पे क्या करते हैं। इवन मैं खुद की बात करूँ, मैंने कोई डिग्री नहीं करा हुआ है, मैंने बस ऑनलाइन पढ़ा है, ऑनलाइन यूट्यूब से कुछ वीडियोज़ देखा, यूडेमी से कुछ कोर्स वगैरह करा और वहाँ से जितना सीखा हूँ, इम्प्लीमेंट करा हूँ, बस उतना ही है। कुछ कॉलेज की तरफ से 1-2 कोर्स प्रोवाइड किया गया, मतलब वो इंटर्नशिप के जैसे, वो भी प्राइवेट कंपनीज ने करवाया, वहीं से जितना मैं सीखा हूँ। लेकिन अगर इसका सोचो, एक पर्टिकुलर कोर्स होता, पर्टिकुलर डिग्री होता, जहाँ पे आप पढ़ाई करते, वहाँ से सर्टिफिकेट मिलता और उसके बाद जॉब भी मिलता, अब वो कितना मज़ा आता बताओ। वो सब चीज़ आप सीख पाओगे फॉरेन में, मतलब जो यूएस के कंट्रीज, मतलब यूएस के कॉलेजेस हैं, कनाडा के कॉलेजेस हैं, वहाँ पे इस पर्टिकुलर डोमेन में भी आपको डिग्री मिलेगा, ये आपका उनका पढ़ाई भी होता है। अब नेक्स्ट चीज़ की बात करते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी। अब फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब क्या होता है, आप खुद अपना सब्जेक्ट चूज़ कर सकते हो। इंडिया पे क्या होता है ना, काफ़ी सारे ऐसे कॉलेजेस में, मतलब ऑलमोस्ट हर कॉलेज में मान के चलो, क्योंकि कुछ ऐसे एक आध कॉलेज होते हैं जो कि आपको ऑप्शन देते हैं अपने सब्जेक्ट चूज़ करने का, अदरवाइज बाकी जितने भी कॉलेजेस हैं वहाँ पे जो सिलेबस है वही आपको पढ़ना पड़ेगा और सालों साल से वही सेम सिलेबस चलते आ रहा है। फ्लेक्सिबिलिटी वहाँ पे क्या है, आप खुद सब्जेक्ट चूज़ कर सकते हो कि मुझे, हाँ मैं कंप्यूटर साइंस का स्टूडेंट हूँ लेकिन मुझे हिस्ट्री भी पढ़ना है या फिर ज्योग्राफी में मुझे इंटरेस्ट है। मैं खुद की बात करूँ, जब मैं 10th में था, मुझे एसएसटी जो सब्जेक्ट था ना, सोशल साइंस, उसमें से बस ज्योग्राफी मुझे बहुत अच्छा लगता था, बाकी हिस्ट्री सोशल साइंस उतना समझ नहीं आता था और अच्छा भी नहीं लगता था। तो मैं चाहता था कि मैं ज्योग्राफी को पढूं, लेकिन जब मैं 11th में एंटर किया साइंस स्ट्रीम में, तो ज्योग्राफी चला गया, वो तो ह्यूमैनिटीज़ वाले बच्चे पढ़ते हैं। और जब मैं बीटेक किया कंप्यूटर साइंस से, तब भी मेरे ज्योग्राफी का टच नहीं है। आज के डेट में जब मैं यूट्यूब देखता हूँ, कुछ भी ज्योग्राफी का वीडियो होता है, मेरा इंटरेस्ट ऑटोमेटिक आ जाता है। मुझे लगता है यार काश मुझे एक सब्जेक्ट पढ़ने को मिलता मेरे इंटरेस्ट के हिसाब से। खान सर का भी काफ़ी सारा वीडियोस है, खान सर पटना, तो उनका भी काफ़ी सारा जो ज्योग्राफी रिलेटेड वीडियोस होता है मैं बहुत अच्छे से देखता हूँ और मुझे पसंद भी आता है। तो ये चीज़ ना, फॉरेन में क्या होता है, अगर आपको कंप्यूटर साइंस के साथ ज्योग्राफी पढ़ने का मन है तो आप सब्जेक्ट चूज़ कर सकते हो कि यार मुझे ज्योग्राफी भी पढ़ना है। समझ में आ गया। अभी चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। नेक्स्ट होता है सिलेबस। यार सिलेबस, वहाँ पे प्रैक्टिकल सिलेबस होते हैं। सेकंड जो है ना, क्वालिटी एजुकेशन, इसको मैं दोनों को मिला के बताता हूँ। वहाँ का जो टीचिंग मेथोडोलॉजीस है पूरा एकदम मॉडर्न है, पूरा टेक्नोलॉजी वो लोग यूज़ करते हैं। और वो टेक्नोलॉजी इंडिया में आने के लिए कितने साल लगेंगे वी डोंट नो। मैं बुराई नहीं कर रहा हूँ यार, इंडिया में काफ़ी सारे ऐसे प्राइवेट कॉलेजेस हैं, गवर्नमेंट के भी कुछ इंस्टीट्यूशंस हैं, और वो लोग क्या करते हैं, काफ़ी सारे टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हैं, प्रोफेसर भी वेल ट्रेंड है। लेकिन मैं इन जनरल पब्लिक की बात कर रहा हूँ, हम और आप जैसे जो मिडिल क्लास फैमिली से हैं, जिनके पास ऐसे लाखों करोड़ों रुपए नहीं है वो कॉलेज में भेजने के लिए, तो वो लोग क्या करें यार, वो ऑनलाइन आजकल प्रेफर करते हैं, ठीक है। और ये चीज़ है कि फॉरेन में क्या होता है, कोई अगर मिडिल क्लास का भी बंदा है ना, वो भी अच्छे अच्छे कॉलेजेस में जा सकता है। उसका फीस स्ट्रक्चर भी आपको स्कॉलरशिप के ज़रिए से कम हो जाता है और वहाँ पे प्रैक्टिकल एजुकेशन आप लोग सीख सकते हो। प्रैक्टिकल एजुकेशन का मतलब क्या होता है, वहाँ पे टेक्नोलॉजी यूज़ होता है। ऐसा नहीं कि आप बस मोबाइल फ़ोन में ही सारा चीज़ कर रहे हो, आपके पास प्रॉपर इक्विपमेंट्स होगा, मतलब लैब वगैरह में प्रॉपर इक्विपमेंट्स होगा, और जो टीचर्स होंगे, प्रोफेसर्स होंगे, वो वेल ट्रेंड होंगे, उनको चलाना अच्छे से आता होगा और वो आपको बताएंगे, सिखाएंगे चीज़ें कैसे ऑपरेट होता है, आप खुद भी उसको चलाओगे, है ना। और मैं जब कॉलेज से पास हो जाऊंगा तब असलियत में बताऊंगा। अभी तो मैं फ़िलहाल पास आउट नहीं हुआ हूँ, 4th ईयर में पढ़ाई कर रहा हूँ और रियलिटी को अच्छे से करेंगे। अभी फ़िलहाल मेरा कॉलेज ख़त्म नहीं हुआ है तो मैं पंगा लेना नहीं चाहता, बाद में बताऊंगा आपको, सारा चीज़ मैं बताऊंगा अच्छे से। अब बात करते हैं यार 24/7 लाइब्रेरी के बारे में। 24/7 लाइब्रेरी इंडिया में बहुत कम कॉलेजेस में होता है। मैं कंपैरिजन बता रहा हूँ, फॉरेन का क्या बेनिफिट्स है। वहाँ पे ऑलमोस्ट हर यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेजेस में आपको 24/7 लाइब्रेरी का फैसिलिटी मिलता है। 24/7 लाइब्रेरी में आप जाके पढ़ाई कर सकते हो वहाँ पे और चीज़ों को सीख सकते हो।
तो यार लाइब्रेरी में आपको फैसिलिटीज़ वगैरह बहुत ज़्यादा मिल जाता है, लाखों करोड़ों में आपको वैरायटी ऑफ बुक्स मिलेगा, वहाँ से भी आप लोग पढ़ाई कर सकते हो। अगले पॉइंट की बात करते हैं, ग्लोबल एक्सपोजर। अब जैसे इंडिया पे भी देख सकते हो ग्लोबल एक्सपोजर मिलता है काफ़ी सारे कॉलेजेस में, मोस्टली प्राइवेट में ऐसा होता है, जहाँ पे आपके फॉरेन से भी बच्चे आते हैं पढ़ते हैं, आप इंडिया से भी जाते हो, डिफरेंट स्टेट से आते हैं बच्चे पढ़ते हैं, तो आपको इंडिया का एक्सपोजर मिला, फॉरेन का उतना एक्सपोजर नहीं मिला। लेकिन जो वर्ल्ड लेवल पे टॉप कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, वहाँ पे क्या होता है, ऑल ओवर वर्ल्ड से स्टूडेंट्स आते हैं, मतलब कोई जापान से स्टूडेंट आ गया, कोई सिंगापुर से आ गया, कोई आपका क्या बोलते हैं इंडिया से काफ़ी लोग चले गए, तो वहाँ पे क्या मिलेगा आपको, एक ग्लोबल एक्सपोजर मिलेगा। ऑल ओवर वर्ल्ड में आपको बच्चे देखने को मिलेंगे और आप उनके कल्चर को सीखोगे, कल्चर के साथ साथ आप थोड़ा सा लाइफस्टाइल को भी एंजॉय करोगे, उनके फूड आइटम्स को भी थोड़ा सा सीखोगे कि क्या खाते हैं, कैसे खाते हैं, तो वो एक ग्लोबल एक्सपोजर अच्छा मिलता है। ये एक छोटा सा पॉइंट है, पढ़ाई के लेवल पे नहीं, मैं नॉर्मल लाइफस्टाइल के लेवल पे बता रहा हूँ। अब लाइफस्टाइल में आपको मतलब लिविंग कॉस्ट वगैरह क्या होता है, यहाँ पे हम लोग बात कर रहे होंगे, ये यूरोप का जो है जर्मनी का हम लोग बात कर रहे होंगे, लेकिन अभी इन जनरल बता रहा हूँ। लाइफस्टाइल थोड़ा सा आपका चेंज हो जाएगा, अलग हो जाएगा। वहाँ पे अगर आप पढ़ाई करते हो, 2-3 साल का जो डिग्री करोगे, 4 साल का डिग्री करोगे, तो वहाँ पे आपका डिफरेंट लिविंग स्टाइल हो जाएगा, लाइफस्टाइल चेंज हो जाएगा। अब बात करते हैं यार स्कॉलरशिप वगैरह मिलेगा क्या। हाँ जी, स्कॉलरशिप वगैरह मिलेगा। जर्मनी एक ऐसा कंट्री है जहाँ पे क्या बात हुआ था, 2017-18 में एक रूल आया था, जिसके बेसिस पे आपका क्या होगा, ट्यूशन फीस आपका लागू नहीं होगा, है ना। काफ़ी सारे यूनिवर्सिटीज़ वो जो रूल से बाहर भी आ गए थे, लेकिन इन जनरल देखा जाए तो ट्यूशन फीस वगैरह आपका चार्ज नहीं किया जाता। और जो मैकेनिकल स्टूडेंट्स हैं उनके लिए रिकमेंड होगा कि वो जर्मनी पे जाके पढ़ाई करें, अगर मैकेनिकल कोर आप एंटर करना चाहते हो। क्योंकि इंडिया का सीन अगर मैं बताऊं तो आप लोग हंसोगे, बिल्कुल हंसोगे, क्योंकि यार कोई एक मैकेनिकल का स्टूडेंट भी ना 4 साल मैकेनिकल की पढ़ाई करता है, कोर सब्जेक्ट्स पढ़ता है, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे वो जाके सेटलमेंट हो जाता है एक सॉफ्टवेयर कंपनी में, जिसका मतलब उसका दूर दूर तक कहीं लेना नहीं था। प्रोग्रामिंग वो 4th ईयर में सीखता है और छोटा मोटा प्रोग्रामिंग सीख के फिर वो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में चला जाता है। समझ पा रहे हो? इसका मतलब क्या हुआ, कोर में उसका डिमांड था, कोर में उसका नीड था, लेकिन वो गया फाइनली अल्टीमेटली एक सॉफ्टवेयर कंपनी में, लेकिन उसको जाना नहीं था। तो कोर का थोड़ा सा स्कोप कम हो जाता है इंडिया पे। और कोर का मतलब जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी देखा जाए तो कुछ लिमिटेड कंपनीज होते हैं, हर जगह देखोगे तो सॉफ्टवेयर ही सॉफ्टवेयर, क्योंकि सॉफ्टवेयर हर कोई बना सकता है और बनाता है, थोड़ा मोड़ा प्रोग्रामिंग में एंटर करके वो बाद में जाके बहुत अच्छे से सीख लेता है। बट जर्मनी का क्या बात है कि आप ऑल ओवर वर्ल्ड में देखोगे जितने टॉप कार कंपनी से, ब्रांड से, सारे के मतलब फाउंडेशन जर्मनी से हो रहा है, ऑलमोस्ट सभी के जर्मनी से हो रहा है। वहाँ पे वो जो पार्ट्स होते हैं, पार्ट्स वगैरह मैन्युफैक्चर होते हैं, वहाँ पे बनाया जाता है और असेंबल भी होता है। तो जर्मनी में मैकेनिकल स्टूडेंट्स के लिए मतलब जन्नत ही जन्नत है, बहुत अच्छा जगह है वहाँ के लिए। और स्कॉलरशिप वगैरह आपको मिलता है काफ़ी सारा, 100% स्कॉलरशिप और 60% स्कॉलरशिप, वो डिपेंड करता है एग्ज़ाम के ऊपर। वो भी मैं आपको बताऊंगा कौन सा एग्ज़ाम देना है, उसके सिलेबस क्या होता है, कैसे प्रिपेयर करना है। अब लिविंग कॉस्ट की बात करें तो 10 से 12 हज़ार यूरो वहाँ पे खर्चा हो जाएगा, एक साल का मैं बता रहा हूँ यहाँ पे। तो उसको कन्वर्ट कर सकते हो अभी के रेट के हिसाब से, 10-12 लाख शायद आ जाएगा, एक बार आप चेक करके बताना। अब यहाँ पे एक जगह ब्लैंक है, उसके बारे में मैं बताऊंगा, ये शॉकिंग फैक्टर होगा आप सभी के लिए। सिंगापुर की बात करते हैं तो सिंगापुर में भी काफ़ी सारा ऐसे कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं। अगर आप लोग को कुछ नाम पता है तो कमेंट सेक्शन में बताइए, अदरवाइज़ मैं डेडिकेटेड वीडियो में वो सारे कॉलेजेस का नाम लिस्ट आउट करूंगा, उनका फ़ीस स्ट्रक्चर, स्कॉलरशिप वगैरह बताऊंगा आपको। लेकिन अभी के लिए बात करते हैं थोड़ा सा कि उनका फ़ीस जनरली कितना होता है। नो डाउट काफ़ी बार थोड़ा सा कम पैसे में भी हो जाता है, बट मैं इन जनरल बता रहा हूँ। जो कॉलेजेस वगैरह होते हैं ना, उनका सपोज ट्यूशन फ़ीस 1 करोड़ रुपीज़ होता है, ठीक है। इंडियन रुपीज़ के हिसाब से देखा जाए तो 1 करोड़ रुपीज़, ठीक है, 1 करोड़ रुपीज़। अब ये सुन के ना थोड़ा सा बहुत सारे बच्चे डीमोटिवेट हो जाते हैं कि भैया क्या बोल दिए आप, सर आप क्या बोल दिए, 1 करोड़ रुपए कहाँ से लाएंगे हम लोग, 1 करोड़, नॉट पॉसिबल। बट मैं आपको बताऊंगा, जरिया यहाँ पे बताऊंगा, आप एंड तक रहिए, आखिरी में मैं बताऊंगा कि कैसे आपके पास इतना पैसा आ जाएगा।
है ना। अगर आप पढ़ाई करना चाहते हैं फॉरेन में, मेंटेलिटी का मतलब डिफरेंस होता है यार, माइंडसेट का डिफरेंस होता है। इंडिया पे आप पढ़ते हो तो पेरेंट्स के साथ रह के, फैमिली स्ट्रक्चर के साथ रह के, आप सोसाइटी के साथ चलते हो तो आपका माइंडसेट अलग रहता है। आप फॉरेन में जाओगे, यूएस कनाडा वगैरह में जाओगे, आपका डिफरेंट माइंडसेट हो जाएगा। वो मैं आपको बताऊंगा कैसे, और पैसा कैसे आएगा 1 करोड़ रुपए। इन जनरल 1 करोड़ नहीं होता, वैसे मैं बता रहा हूँ कि काफ़ी सारे कॉलेजेस के 1 करोड़ फीस होते हैं, और इंडिया के कंपैरिजन में देखा जाए तो बहुत ज़्यादा है। इंडिया में कितना लेता है, अगर आप इंजीनियरिंग करना चाहते हो 12-15 लाख 25 लाख तक ऐसे खर्चा हो जाता है। 1 साल का अगर आप 2-3 लाख भी मानो, 3 लाख मानते हैं तो 3 × 4 साल 12 लाख रुपए खर्च हो जाएंगे। हॉस्टल अलग से, खाना पीना अलग से, ऐसे होता है। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि उसके कंपैरिजन में फॉरेन में भी आपका सस्ता हो जाएगा अगर आप एक अच्छे स्टूडेंट हो, क्योंकि फॉरेन हर कोई नहीं जाता। जो अच्छे से पढ़ाई करता है, जिसका पढ़ाई में इंटरेस्ट है, वही जाता है फॉरेन। अब कनाडा की बात करते हैं तो कनाडा में क्या होता है, आपका मार्क जो कंसिडर होता है 9 से लेकर 12 तक का मार्क कंसिडर होता है। 9, 10, 11, 12 4 क्लास के मार्क्स। 9, 10 में तो ऑलमोस्ट हर किसी के अच्छे आ जाते हैं यार, उतना टफ नहीं होता। और ये एक चीज़ मैंने सुना था कि सर आप तो ये बता दे रहे हो, जब एक स्टूडेंट होता है 12th में होता है तो उसको 10th की पढ़ाई इजी लगने लगता है, तब बोलता है यार 9, 10 तो इजी है, अपने छोटे भाई बहन को बोलने लगता है वो। ये ट्रू है, लेकिन इन जनरल भी बताया जाए तो अगर थोड़ा सा आप टाइम स्पेंड करते हो ना, क्योंकि 11th 12 में जाके आप बहुत ज़्यादा पढ़ाई करने वाले हो, सिलेबस बहुत ज़्यादा है, उसके कंपेरिजन में देखा जाए तो 11th जो 9th 10th का पढ़ाई है बहुत कम होता है। तो अब मेहनत आपके अंदर है, वो मेहनत अगर आप थोड़ा सा पहले कर लोगे, 9, 10 में कर लोगे तो अच्छा मार्क्स डेफिनेटली आ जाएगा आपके। अभी मैं बताता हूँ 9, 10, 11, 12 के मार्क्स के साथ साथ आपका टॉफल एग्ज़ाम और सैट एग्ज़ाम वगैरह भी कंसिडर होता है। कनाडा में क्या होता है, आपको मैंने बताया था IELTS एग्ज़ाम होता है, और उसके साथ साथ टॉफल काफ़ी बार कंसिडर कर देते हैं। टॉफल का फुल फॉर्म क्या होता है, टेस्ट ऑफ इंग्लिश एज ए फॉरेन लैंग्वेज। इंग्लिश का टेस्ट होता है क्योंकि आपको इंग्लिश आना पड़ेगा और थोड़ा सा बोल पाना चाहिए आप, उसके साथ साथ लिखना आना चाहिए, आप मेल लिखना चाहिए, वो थोड़ा सा रिटन इंग्लिश, स्पोकन इंग्लिश, ग्रामेटिकल थोड़ा सा चेक होता है। उसके लिए आपको प्रिपरेशन करना पड़ेगा। ऐसा तो नहीं कि यार कुछ नहीं आता, आप डायरेक्ट उठ के आ गए और डायरेक्टली आप फॉरेन जाने की बात कर रहे हो, वहाँ पे कम्युनिकेशन नहीं आता, फिर तो यार आपका दिमाग ख़राब हो जाएगा, फ्रस्ट्रेट हो जाएगा, वहाँ पे पढ़ने का कोई मन ही नहीं करेगा। तो इसीलिए आपको इंग्लिश के लिए प्रिपरेशन करना पड़ेगा थोड़ा सा। कैसे करना है, क्या करना है, कितने बार एग्ज़ाम होता है, बताता हूँ अभी थोड़ी देर में। यूएसए में क्या होता है, यूएसए के लिए सैट एग्ज़ाम कंसिडर होता है, और सैट के साथ साथ काफ़ी बार टोफेल कंसिडर होता है। वो यूनिवर्सिटी कॉलेजेस के ऊपर डिपेंड करता है। स्कॉलास्टिक असेसमेंट टेस्ट बोलते हैं सैट का एग्ज़ाम। और यहाँ पे ना यूएसए में थोड़ा सा प्रोसीजर डिफ़िकल्ट और टफ होता है। मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था क्यों टफ होता है, क्यों डिफ़िकल्ट होता है। मेन रीज़न ये है ना, वहाँ पे थोड़ा सा 3-4 चीज़ों को और कंसिडर करते हैं। एक तो हो गया आपका एग्ज़ाम, जो सैट एग्ज़ाम हो गया, टोफेल एग्ज़ाम हो गया, IELTS एग्ज़ाम हो गया। इसके साथ साथ आपके को करिकुलर एक्टिविटीज़ को भी देखा जाता है। को करिकुलर एक्टिविटीज़ में आप किस में अच्छे हो, आप डांस हो, म्यूज़िक अच्छा करते हो, या फिर कुछ परफॉर्मिंग आर्ट्स होता है ना सब्जेक्ट, तो उसमें आप अच्छा करते हो, क्या करिकुलर एक्टिविटीज़ में आप अच्छे हो, वो थोड़ा सा देखा जाता है। उसके साथ साथ जो नेक्स्ट चीज़ अच्छा देखा जाता है वो होता है सोशल वर्क। अब सोशल वर्क वगैरह क्या करते हो, आप किसी NGO के साथ रिलेटेड हो, कुछ हेल्प किए हो, आपका कहीं पे कुछ पेपर में पब्लिश वगैरह हुआ है, वो थोड़ा सा चेक करते हैं वो लोग। और उसके साथ साथ आप कुछ किताबें वगैरह लिखे हो, कहीं पे पब्लिश किए हो, थोड़ा सा ये प्रोसीजर डिफ़िकल्ट हो जाता है, बट नो प्रॉब्लम, आप अच्छे से पढ़ाई करते हो। बस पढ़ाई करने से कुछ नहीं होता यार, आपको ओवरऑल ऑल ओवर डेवलपमेंट भी देखना पड़ेगा। अब यहाँ पे मैं बताता हूँ, अगर आपको आईवी लीग में एडमिशन लेना है, आईवी लीग का मतलब क्या होता है, जिसको हम बोलते हैं द एंशिएंट 8। ये वर्ल्ड के मतलब टॉप टू टॉप कॉलेजेस हैं यार, बहुत बड़े बड़े कॉलेजेस हैं। उसमें अगर आपको एडमिशन लेना होता है तब तो यार डिफ़िकल्ट है। वहाँ पे पढ़ाई के साथ साथ सारे को करिकुलर एक्टिविटीज़ में भी आपको बेस्ट होना पड़ता है, और अच्छे तरीके से मार्क्स सिक्योर करना पड़ता है, सोशल वर्क शो करना पड़ता है, प्रूव करना पड़ता है, काम भी करना पड़ता है। और वो कॉलेजेस के नाम क्या हैं, यूनिवर्सिटीज़ के नाम क्या हैं, ब्राउन यूनिवर्सिटी, कोलंबिया यूनिवर्सिटी, कॉर्नेल यूनिवर्सिटी, डार्टमाउथ कॉलेज, फिर हार्वर्ड कॉलेज, यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया, प्रिंसटन यूनिवर्सिटी, येल यूनिवर्सिटी। इसका अगर आप लोगो जो उनका होता है आइकन वगैरह देखना चाहो तो देख सकते हो, पेंसिल्वेनिया, कोलंबिया, हार्वर्ड, डार्टमाउथ, येल, कॉर्नेल, ब्राउन, प्रिंसटन। तो ये 8 कॉलेजेस सबसे बड़े बड़े कॉलेजेस हैं, और यहाँ पे एडमिशन लेना तो यार स्वर्ग है।
समझ पा रहे हो? चलो अभी बात करते हैं यार स्कॉलरशिप के बारे में। स्कॉलरशिप अगर आपका प्रोफाइल थोड़ा सा अच्छा है, आप एग्जाम वगैरह में जो होता है ना, कौन सा एग्जाम होता है, मैंने आपको बताया टोफेल एग्जाम होता है, सैट एग्जाम होता है, आईएलटीएस एग्जाम होता है, ये सारे एग्जाम्स में अगर आप अच्छा परफॉर्म करते हो तो उस एग्जाम के बेसिस पे आपका 100% ट्यूशन फीस माफ़ हो सकता है। 100% आपको फीस देना ही नहीं है, जो फीस देना है वहाँ पे आपको बाहर जो रहने का है, हॉस्टल फैसिलिटीज़ नहीं होते हैं क्या वहाँ पे? बिल्कुल हॉस्टल फैसिलिटीज़ होते हैं, लेकिन यूएस वगैरह में क्या होता है ना, ऐसे हॉस्टल का कल्चर उतना नहीं है। अगर होता भी है तो लिमिटेड क्वांटिटी में स्टूडेंट्स रह सकते हैं। आपको बाहर रहना पड़ेगा, फ्लैट लेना पड़ेगा, पीजी लेना पड़ेगा, वहाँ पे आपको रहना पड़ेगा, उसके खर्चे आते हैं अलग। अब इतने पैसे कैसे लाएंगे? तो वहाँ पे एक कल्चर है जिसको हम बोलते हैं पार्ट टाइम जॉब। पार्ट टाइम जॉब इंडिया पे अगर आप करते हो तो देखा जाता है यार जॉब कर रहा है, अभी से पढ़ाई करने के साथ साथ क्या जॉब कर रहा है, इसका मतलब अच्छा पढ़ाई नहीं करता होगा इसीलिए जॉब कर रहा है, ऐसा देखा जाता है। लेकिन जो फीस होता है ना वहाँ पे आपका सपोज 60% होगा, 1 करोड़ है, 60% होगा तो 40 लाख आपको पे करना है, 40% डिस्काउंट हो गया तो 60 लाख पे करना है, ऐसे होता है। हर किसी के 1 करोड़ नहीं होता, 1 करोड़ से कम भी होता है, 1 करोड़ से ज़्यादा, 3-3 करोड़ तक फीस होते हैं यार। वहाँ पे 100% फीस माफ़ हो गया, मतलब सोचो आप इतने क्वालिटी स्टूडेंट हो, अच्छे स्टूडेंट हो, आपका पूरा फीस माफ़ हो गया, 3 करोड़ रुपए आपका माफ़ हो गया। अब पार्ट टाइम जॉब क्या होता है, वहाँ पे आपको हफ्ते में 20 से 30 घंटे काम करने के ऐसे टाइम मिलते हैं, जो टाइम में आप जाके काम कर सकते हो। और जॉब कौन सा रहेगा? यूएस में, फॉरेन वगैरह में। मैं यूएस की बात कर रहा हूँ क्योंकि इन जनरल सभी का दिमाग वही रहता है यूएस, इसीलिए मैं यूएस की बात कर रहा हूँ। यूएस में कोई भी काम छोटा बड़ा देखा नहीं जाता। काम आपका क्या रहेगा, जैसे मैकडोनल्ड होता है, जैसे आपका डोमिनोस होता है, वहाँ पे जो खा के जाते हैं उनका जो बर्तन होता है वो आपको धोना होता है, डिश वॉशिंग का जॉब। और डिलीवरी का जॉब, होम डिलीवरी होता है, डिलीवरी बॉय, तो उसका जॉब होता है। ये सारे काम इंडिया में देखा जाता है बहुत छोटा काम, लेकिन वहाँ पे एक स्टूडेंट के लिए ये कॉमन जॉब है। वो स्वीपिंग का जॉब, स्वीपर का जॉब करता है, वो क्या पार्सल डिलीवरी का जॉब करता है, डिश वॉशिंग का जॉब करता है। तो ये जॉब करते करते उसका पॉकेट मनी बनता है। अगर मैं आपको बताऊं कितना कमा सकता है तो आपके दिमाग खुल जाएंगे यार। सही में 20 घंटे काम करता है और पर आवर वहाँ पे चार्जेस फिक्स होते हैं। ऐसा नहीं कि आप कुछ रेट बताया गया आपको 10,000 20,000 और आपको दिया गया 5,000, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। वहाँ पे पर आवर के हिसाब से मिलते हैं। और वहाँ पे कितना मिल सकता है, मिनिमम $10 होता है, यूएस डॉलर, और $10 से ज़्यादा ही होता है तो $12, $15, $14 ऐसा होता है। सपोज मान के चलते हैं किसी का $10 भी है और वह 20 घंटे काम करता है तो $200 वो आराम से कमा लेगा, 200 यूएस डॉलर। और 200 यूएस डॉलर का मतलब क्या होता है इंडिया के हिसाब से, अभी 72 का रेट चल रहा है, 70 के हिसाब से भी मल्टीप्लाई करो तो 14,000 रुपये। एक हफ्ते के आप 14,000 रुपये कमा रहे हो। सोचो इंडिया पे आप कितना कमा रहे हो, वहाँ पे आ जाके आप कितना कमा सकते हो। आप हफ्ते काम करोगे, ठीक है, उसके हिसाब से आप सोच सकते हो। यहाँ पे मैं कैलकुलेटर निकाल लेता हूँ। कैलकुलेटर में 14,000 इंटू 4 हफ्ते आप काम करोगे तो 56,000 आपका अर्निंग हो जाएगा एक महीने में। ये पार्ट टाइम है और ऐसे आप महीनों महीनों तक काम करोगे तो लाख रुपए कमाना फॉरेन में कोई बड़ी बात नहीं है, आराम से कमा सकते हो। और ये 20 आवर्स पर वीक है ना, हफ्ते के हिसाब से चलो तो दिन के कितने हो गए, 2 से 3 घंटे आपको बस काम करने पड़ेंगे। अब यहाँ पे अगर आपका वैकेशन चल रहा है, आपका कॉलेज वगैरह नहीं है, छुट्टी वगैरह है, तो उस दिन और उस हफ्ते में आप ज़्यादा काम कर सकते हो, 40 घंटे भी काम कर सकते हो, आप 30 घंटे भी काम कर सकते हो, जितना मन उतना काम कर सकते हो। तो उस घंटे के हिसाब से आप देखो, पैसा बस मल्टीप्लाई करते चलो और देखो कितना पैसा आपके मतलब आपको मिलने का पॉसिबिलिटी है। तो इसीलिए यार पैसा कमाना बहुत आसान है, बस आपको सोचना है, अपना माइंडसेट बदलना है कि कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता, मुझे पैसा कमाना है, सही तरीके से कमाना है, किसी को मार के ऐसा पैसा नहीं लेना, किसी को चीट करके पैसा नहीं लेना, सही तरीके से पैसा लेना है। और बस मेहनत करना है यार, मेहनत की बहुत कमी है, मेहनत करते रहना है। अब बात करते हैं रिटर्न, मतलब आपको रिटर्न ऑफर कितना मिलेगा जब आपका जॉब हो जाएगा, क्योंकि पढ़ाई कर रहे हो अल्टीमेटली जॉब के लिए। जब आपका जॉब वगैरह हो जाएगा तो आपके ऊपर डिपेंड करता है और आपके कॉलेज के ऊपर डिपेंड करता है। अच्छा कॉलेज है, आपका प्रोफाइल भी अच्छा है तो आपको अच्छा जॉब मिलेगा, अदरवाइज अच्छा नहीं मिलेगा तो आपको रिटर्न आना पड़ जाएगा, क्योंकि आपका वीज़ा खत्म हो जाएगा। वीज़ा का भी टाइम पीरियड होता है, आप स्टडी वीज़ा पे जाते हो, वहाँ पे वीज़ा कैसे अप्लाई करना है, क्या होता है, उसके बारे में आपको बताऊँगा। अभी बात करते हैं लिविंग कॉस्ट के बारे में। तो लिविंग कॉस्ट
$250 से लेकर $750 तक पर महीने का ये खर्चा मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। पर महीने इतने खर्चे हो जाएंगे। क्यों इतने खर्चे हो जाएंगे? क्योंकि आपको खाना पीना का खुद का देखना पड़ेगा, आपके जो रेंट होते हैं रेंट आपको खुद भरना पड़ेगा। अब देखो $200 आप एक हफ्ते में कमा रहे हो, महीने का खर्चा तो आप आराम से निकाल सकते हो ना। और भी आप 2-3 तरीके की ऑनलाइन लर्निंग अगर आप सीख लोगे, एफिलिएट मार्केटिंग वगैरह सीख लोगे, या फिर आप एक यूट्यूब चैनल भी ओपन कर लोगे, तो यूएस में अर्निंग ज़्यादा होता है, ठीक है। यूएस जो पब्लिक होता है, अभी तो टैक्स वगैरह लग गया है, वहाँ पे 30% यूट्यूब अर्निंग चला जाएगा, बट फिर भी आपको अच्छा खासा अर्निंग हो जाएगा अगर आप इंग्लिश बोल पा रहे हो अच्छे से और इंग्लिश ऑडियंस के लिए आप एक अच्छा खासा कंटेंट बना पा रहे हो, तो अर्निंग भी यूट्यूब से अच्छा खासा हो जाएगा वहाँ से। समझ पा रहे हो? अब बात करते हैं यार लैंग्वेज बैरियर की। क्या आपको लैंग्वेज आना चाहिए? नॉर्मली आपका जनरल जो लैंग्वेज आना चाहिए वो इंग्लिश आना चाहिए। उसके साथ साथ क्योंकि आप इंग्लिश तो एग्ज़ाम दे के जाओगे ना, जो सैट हो गया, टोफेल हो गया, IELTS हो गया, और जो जर्मनी स्पीकिंग कंट्री से कॉलेजेस हैं वहाँ पे जर्मनी में भी काफ़ी बार पढ़ाया जाता है, तो जर्मनी आपको आना पड़ेगा। काफ़ी मतलब कुछ कॉलेजेस में होता है, मोस्ट ऑफ द केसेस में आपका इंग्लिश में हो जाएगा। जो फ्रेंच डोमिनेंट, स्पेनिश डोमिनेंट कॉलेजेस हैं, रीजन्स है, जैसे USA का सदर्न USA है, वहाँ पे क्या है आपका स्पेनिश पे मतलब स्पेनिश में पढ़ाया जाता है, तो स्पेनिश फ्रेंच वगैरह आना चाहिए आपको। कनाडा का सेकंड लैंग्वेज होता है फ्रेंच, तो फ्रेंच अब थोड़ा बहुत सीख ही जाओगे क्योंकि इंटरेस्ट आएगा आपको। अभी इंडिया के अंदर रहते हो हिंदी में बात करते हो या फिर आपके लोकल लैंग्वेज में बात करते हो, वहाँ पे रहोगे तो लोकल लैंग्वेज के साथ साथ लोकल लैंग्वेज वहाँ पे इंग्लिश हो जाएगा, क्योंकि कहीं भी जा रहे हो आप इंग्लिश में आओगे। पेन खरीद रहे हो या फिर कुछ खाना ऑर्डर कर रहे हो, सारा इंग्लिश में कम्युनिकेशन होगा। नो डाउट आपको इंडियंस में भी काफ़ी सारे इंडियंस वहाँ पे मिल जाएंगे। और वहाँ पे जो सेमेस्टर होता है, इंडिया पे जैसे आपका एक बार एडमिशन होता है साल में, एक बार जून जुलाई अगस्त के महीने में आपका एडमिशन ख़त्म हो जाता है। वहाँ पे 2-3 बार ऐसे कॉलेज पे डिपेंड करता है, 2-3 बार ऐसे एडमिशन होता है। क्या क्या होता है? एक आपका समर सेमेस्टर होता है, एक आपका स्प्रिंग सेमेस्टर होता है, एक आपका फॉल सेमेस्टर होता है। काफ़ी जगह पे 2 सेमेस्टर होता है। अब फॉल आपका क्या होता है? जो अगस्त से लेकर लेट दिसंबर तक आपका जो होता है वो आपका फॉल सेमेस्टर, और फिर आपका जनवरी से लेकर मई तक जो होता है वो आपका स्प्रिंग सेमेस्टर, जून से लेकर अगस्त तक वो आपका समर। तो वो डिपेंड करता है, वैरी करता है। वहाँ पे तो इंडिया के तरह ऐसे सारे सीजन्स नहीं होते, मोस्ट ऑफ द टाइम थोड़ा सा ठंडा रहता है। अभी अगर आप गूगल करोगे न्यूयॉर्क टेम्परेचर राइट नाउ, तो आप देख के बताओ। मैं भी वीडियो एडिट करते टाइम इसका स्क्रीनशॉट लेके मैं डाल दूंगा वीडियो में कि क्या टेम्परेचर चल रहा है फिलहाल। इंडिया के जैसा वैसा नहीं होता, सारे सीजन्स एक्सपीरियंस करना। इंडिया का अलग ही माहौल है यार, अपना भारत महान, हम लोग बचपन से सुनते आ रहे हैं और बोलते आ रहे हैं, और फील भी होता है अंदर से कि अपना भारत महान। अभी मैं बताऊंगा कि जो एग्ज़ाम्स कितने फ्रीक्वेंसी में होते हैं, कितने एग्ज़ाम्स होते हैं, क्या क्या होते हैं। तो बहुत मतलब एग्ज़ाम की कमी आपको नहीं होगा, क्योंकि जो सैट एग्ज़ाम है ना, स्कॉलस्टिक असेसमेंट टेस्ट, वो आपका साल में 7 बार होता है। कौन से महीने में होता है? मार्च में, मई में, जून, अगस्त, अक्टूबर, नवंबर, ये 7 महीने में 6 महीने लिखा ना, हाँ 6 और 1 महीना होगा कुछ, तो ऐसे 7 बार आपके साल में एग्जाम्स हो जाते हैं, या फिर किसी महीने में 2 बार भी हो जाता होगा ये 6 में से, ठीक है। वो आप चेक कर लेना, मैं आपको बताऊंगा जब एग्जाम के बारे में बता रहा हूँ। अभी टॉफेल की बात करते हैं। टॉफेल आपका साल में 50 से भी ज़्यादा बार होता है एग्जाम, मोर देन 50 टाइम्स अ ईयर। तो इसके हिसाब से देख सकते हो हमारे एक साल में 52 वीक्स होते हैं, तो ऑलमोस्ट हर हफ्ते, हर वीक में एक बार आपको एग्ज़ाम होना ही होना है। उसके साथ साथ IELTS जो होता है वो 4 बार एक महीने में होता है, तो 52 × 4 आप हिसाब लगा सकते हो ना कितना हो रहा है, 52 × 4, तो ये आपका आ जाएगा 208। तो 200 से भी ज़्यादा बार IELTS एग्ज़ाम होता है आपके एक साल में इंडिया में। यहाँ पे 3 सैटरडेज़ में होते हैं, एक महीने के जो 3 सैटरडेज़ होते हैं, किसी 3 सैटरडेज़ में एग्ज़ाम होते हैं, और एक थर्सडे को होता है, तो 4 बार होता है एक महीने में। तो यहाँ से आपको अंदाज़ा लग गया होगा कि यार फॉरेन में कैसे पढ़ाई करना है, क्या क्या चीज़ों का रिक्वायरमेंट है। आप बस अच्छे से पढ़ाई करो, ओवरऑल डेवलपमेंट में फोकस करो यार। बस पढ़ाई नहीं है, आपको ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए इंग्लिश सीखना बहुत ज़रूरी है। जिसको इंग्लिश नहीं आता है बताओ, मैं एक छोटा सा सीरीज़ बना दूंगा जहाँ पे कहाँ से सीखें, कैसे सीखें, टॉप यूट्यूब चैनल्स कुछ ऐसे। मेरे एक शॉर्ट्स का चैनल है AD मोटिवेशन, वहाँ पे मैं डालूंगा अभी बहुत जल्द इंग्लिश आप सीखने के लिए कौन से यूट्यूब चैनल को फॉलो कर सकते हो, कहाँ से सीख सकते हो, प्रैक्टिस कैसे कर सकते हो बिना पैसा खर्च किए, और अर्निंग के भी कुछ मैं आपको टिप्स टेक्निक्स बताऊंगा, जो कि आप स्टूडेंट के दौरान ही अच्छा खासा पैसा कमा सकते हो। तो मुझे उम्मीद है बेसिक आइडिया मिल गया होगा आपको, जो भी पूछ रहे थे कैसे पढ़ें, क्या पढ़ें। अब कोर्स के अंदर हम लोग डिटेल में घुसेंगे कि क्या कोर्स होता है वहाँ पे। बीटेक, क्या फॉरेन में भी उसको बीटेक ही बोलते हैं, जो हमारा
इंडिया में बीटेक 4 साल का कोर्स होता है, क्या वहाँ पे भी 4 साल का कोर्स होता है? ये सारे क्वेश्चंस अगर आपके दिमाग में हैं तो कमेंट में लिखिए। ज़्यादा अमाउंट में कमेंट हो जाएगा, ज़्यादा लाइक्स मिलेगा, प्यार मिलेगा, तो बिल्कुल मैं उसके ऊपर भी एक डेडिकेटेड वीडियो पक्का लेके आऊँगा। हम लोग का एक छोटा सा सीरीज़ भी चला देंगे जहाँ पे सेट एग्ज़ाम के बारे में, IELTS के एग्ज़ाम के बारे में, TOEFL के एग्ज़ाम के बारे में, उनका स्कॉलरशिप के एग्ज़ाम के बारे में, क्या क्या जॉब होता है, क्या क्या प्लेसमेंट जब वहाँ पे होगा आपका कितना पैसा मिलेगा, ये सब चीज़ों के बारे में भी हम लोग डिटेल में डिस्कस कर रहे होंगे। सो मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में। नए हो तो यार अभी मैं बता रहा हूँ, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक करके मेरा उत्साह बढ़ाओ। प्यारा सा एक छोटा सा कमेंट कर दो अगर आपको अच्छा लगा तो। कुछ और जानना चाहते हो तो कमेंट में बता दो कि सर ये भी पढ़ा दो, ये भी बता दो, हमें जानना है, आपसे जानना बहुत अच्छा लगता है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक ऑल द बेस्ट एंड जय हिंद।